जो है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर हो गया, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। इसके थ्रू हमने देखने की कोशिश की थी। ये कारण है कि भारतीय कृषि में गरीबी हमें देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने देखने की कोशिश की थी कि वर्तमान में एग्रीकल्चर कितने प्रतिशत की दर से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा हमने देखने का प्रयास किया था कि एग्रीकल्चर से संबंधित क्या क्या सुधार हुए हैं। हमने उसी संदर्भ में देखा था लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम पूरा देखा था। भूमि सुधार कार्यक्रम के जो 2-3-4 अंग थे उन सब के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की थी। लैंड कंसोलिडेशन क्या है, लैंड सीलिंग क्या था, इसके अलावा जमींदारी का एवोल्यूशन क्या था, इसके अलावा हमने देखा था टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या थे। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसके आगे हम बढ़े थे, हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के क्या क्या फायदे हुए, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, हरित क्रांति ने हमारे यहाँ क्या क्या परिवर्तन लाया, और हरित क्रांति के क्या क्या से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, हमने इस बारे में भी देखा था। आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि भारतीय एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। उसमें हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते हुए लाभ की समस्या से ग्रसित है। कॉबवेब फेनोमेना इससे ग्रसित है। उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग होता रहा है। हरित क्रांति ने हमें केवल गेहूं चावल पर अत्यधिक निर्भर बना दिया है। इसके अलावा हमने देखा क्या कि सरकार के ऊपर निर्भरता कृषि में अत्यधिक व्याप्त है। ये सारी अलग अलग हमने चिंताएं देखी थी, अलग अलग समस्याएं देखी थी। इसके बाद हम बढ़े थे, हमने देखने का प्रयास किया था कि आखिर एमएसपी का पूरा तंत्र क्या है। ठीक है, एमएसपी का पूरा तंत्र हमने समझा था। एमएसपी क्या है, भारत में एमएसपी कौन रिकमेंड करता है, कौन बताता है, कौन उसको लागू करवाता है, हमने सब कुछ देखा था। इसके अलावा हमने देखा एमएसपी की गणना कैसे होती है। आपको बताया था A2 प्लस FL और C2, A2 प्लस FL प्लस 50%, जिसके बेसिस पर हमारे यहाँ एमएसपी की गणना होती है। वैसे 22 क्रॉप्स पर होता है, लेकिन आपको CACP की वेबसाइट खोल के मैंने दिखाया था 23 है। ठीक, तो उसके हिसाब से तैयार रहिएगा क्वेश्चंस के लिए। हमने ये भी देखा था कि आखिर इस एमएसपी में क्या क्या चुनौतियां व्याप्त है। इसके अलावा हमने देखा था कि गन्ने में कैसे SAP स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस या FRP का कॉन्सेप्ट अलग से चलता है। इसके बाद हम आगे बढ़े थे और पिछली लास्ट क्लास में हमने पूरा देखने का प्रयास किया था आखिर ये पीडीएस का पूरा तंत्र क्या है। भारत में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो पूरा तंत्र क्या है, क्यों आवश्यक था, क्या मैकेनिज्म है, कौन से कानून है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वो क्या कानून था, उसका क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें हमने देखने की कोशिश की। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े थे तो हमने देखने का प्रयास किया था कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये संकल्पना क्या है, कैसे इसको लागू किया जा रहा है। वर्तमान में आपको दिखाया था कि 36वें राज्य के रूप में जब असम ने इसको स्वीकार कर दिया तो अब पूरे भारत में यह लागू हो चुका है। पैन इंडिया लेवल पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है। इसके अलावा हमने देखा था कि पिछले साल के बजट में, मतलब इस साल के बजट में क्या कर दिया गया है, वो जो पीडीएस था उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक सभी राशन कार्ड धारकों को 5 केजी मुफ्त अनाज मिल रहा है। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, जिस चैप्टर से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, प्री में भी। उस चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के ही अंतर्गत, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। इसका नाम है फूड, एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन का कलर चेंज कर लूं, बहुत ज्यादा वाइट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, भारत में खाद्य प्रसंस्करण। फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, भारत में खाद्य प्रसंस्करण। भारत में खाद्य प्रसंस्करण,
ये वाला 100 होना चाहिए, शायद ये वाला 100 होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हिंदी में करेक्ट कर लीजिएगा। प्रसंस्करण ऐसे लिख लीजिए, भारत में खाद्य प्रसंस्करण। क्या है खाद्य प्रसंस्करण? टर्म आप लोगों ने सुना अवश्य होगा, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण है क्या? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण का सिंपल सा मतलब, यदि हम आम बोलचाल की भाषा में इसे समझें तो रॉ फूड, जो कच्चा माल जो है ना, उसके फॉर्म में किसी तरह का परिवर्तन कर देना, उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं प्रसंस्करण। जो रॉ फूड है उसके फॉर्म में किसी तरह का, उसके प्रारूप में, उसकी प्रकृति में किसी तरह का बदलाव कर देना, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रसंस्करण। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लेने की कोशिश करें, एक बात बताइए, अभी आम का सीजन चल रहा है। अरे वो जो कच्चे वाले बचपन में जो तोड़ तोड़ के खाते थे ना, दूसरों के पेड़ से, फिर जो आपको दौड़ा लिया जाता था, तो वही जो कच्चा वाला जो आम है वो है उसका रॉ फॉर्म। अब उसका क्या किया हमने, मान के चलिए उसको काट काट के उसका अचार बना लिया। तो ये क्या हो गया? हमने क्या किया? रॉ फूड को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। तो ये अपने आप में एक तरह का प्रसंस्करण है, ठीक ना। जैसे कि कच्चे आम से क्या करना? अचार बना लेना। या मान के चलिए आम पक गया, पके हुए आम से हम लोग जानते हैं ना वो बनाते हैं जो लेयर के लेयर ऊपर करके अमाउट टाइप का कुछ बनाते हैं ना। अरे वो जो पीला सा जो बना रहता है, बिकता है, ये क्या है? उसी आम का प्रसंस्कृत फॉर्म है, ठीक ना। उसी आम का जो है ये प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो खाद्य प्रसंस्करण का सरल भाषा में मतलब होता है कि कच्चे खाद्य पदार्थों के प्रकृति में, स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन कर देना, ठीक ना। तो सिंपल सी भाषा में यदि समझे तो स्वरूप परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन। प्रसंस्करण का सिंपल सा मतलब यही होता है। जरा समझिए बात को, देखिए प्रसंस्करण करने के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग? ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है आखिर? उद्देश्य क्या है? यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है खाद्य प्रसंस्करण का, वो होता है कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देना। शेल्फ लाइफ को बढ़ा देने का क्या मतलब होता है? कि खराब हो पाने के समय अवधि को बढ़ा देना। आपको पता है ना, खाद्य पदार्थ जनरली जो होते हैं वो पेरिशेबल आइटम होते हैं। पेरिशेबल का मतलब कि जल्दी खराब हो जाने वाले। तो प्रसंस्करण का एक बड़ा उद्देश्य क्या होता है? कि उसके शेल्फ लाइफ को, यानी कि खराब होने की अवधि को बढ़ा देना। जैसे कि दूध निकाला, ताजा ताजा दूध निकाला, ठीक है, सिंपल प्रोसेसिंग क्या हुआ कि आपने उसको गर्म वगैरह किया, ठीक है, तब भी कितने दिन तक रहेगा वो? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन, उसके बाद खराब हो जाएगा ना। लेकिन क्या किया मैंने किया कि उसी दूध को मैंने प्रोसेस करके उसी को आइसक्रीम में कन्वर्ट कर दिया। अब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई ना, 1 महीना 2 महीना तक बढ़ गई, ठीक ना। तो ये है प्रोसेसिंग। उद्देश्य क्या है? उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। जैसे कि मैंने कच्चा आम तोड़ के लाया, मैंने तोड़ा था कहीं से, अब मैं उसको घर में रख रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद सड़ जाएगा। लेकिन फिर क्या किया मैंने उसको अचार में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में काट कर, थोड़ा सा सरसों तेल, थोड़ा सा नमक एंड ऑल दैट, मसाले वगैरह मिक्स करके, ठीक ना। मुंह में पानी बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक। क्लास के बाद जाके आराम से आप जो है वो अचार का स्वाद ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? उसको अचार में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही वो अचार के रूप में कन्वर्ट हुआ, अब क्या हो गई? उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ गई कि नहीं? अब आप 1 साल बाद तक खाइए, 1 साल तक आराम से चलता है। अरे अचार तो 1 साल चलता है, 1 साल क्या कई कई साल चलते हैं, ठीक ना। तो पहला उद्देश्य होता है खाद्य पदार्थों के जीवन अवधि को बढ़ा देना, जल्दी खराब ना हो, ठीक ना। तो पहला उद्देश्य लिख लीजिए, क्या? कि खाद्य पदार्थों की जीवन अवधि को बढ़ा देना। ठीक, पहला तो उद्देश्य इसका क्या हुआ? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में कि इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ अ फूड प्रोडक्ट, टू बी मोर प्रिसाइज। दूसरा उद्देश्य देखते हैं, आखिर दूसरा उद्देश्य क्या है खाद्य प्रसंस्करण का? दूसरा उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण का वैल्यू एडिशन करना, ठीक ना। उसमें मूल्य वर्धन करना, वैल्यू एडिशन करना। आलू कितना रुपए किलो मिलता है?
जनरली अगर अभी हम शहर वगैरह में भी चले जाएं 10 रुपए 20 रुपए किलो के आसपास मिलता रहता है। मान के चलिए अगर हमने गांव में खरीदा, थोक में खरीदा या फिर एकदम फार्मर से डायरेक्ट खरीदा तो क्या रेट पड़ता होगा? वही 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, 5 रुपया भी मान के चलते हैं। अरे ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये बस आसपास वाले हैं, एग्जैक्ट अब वो नहीं परेशान नहीं सर हमारे इधर 10 रुपए का मिलता है, वो बस एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ठीक ना। तो मान के चलते हैं 5 रुपए केजी अगर आलू मिल रहा है तो उसमें एक आलू या 2 आलू का कितना प्राइस रहा होगा? 50 पैसा, 1 रुपया, इतना ही रहा होगा ना, 1 रुपया 2 रुपया इतना ही रहा होगा। क्या किया, उसी 2 आलू को जो 1 रुपया या 2 रुपया का आया था, उसी 2 आलू को क्या किया, चिप्स के रूप में कन्वर्ट किया, उसको क्या किया, थोड़ा सा तेल में फ्राई किया, थोड़ा सा उस पर मसाला छीटा और फिर क्या है उसको एक चमचमाती हुई पन्नी में पैक कर दिया और आप हंसते हंसते खरीद के ले आते हैं 20 रुपए में वही पन्नी जिसमें क्या होता है 50% 40% के आसपास चिप्स रहता है और 60% के आसपास हवा भरी रहती है, ठीक है ना। खुशी खुशी खरीद लेते हैं कि नहीं। वो जो 1 रुपया का सामान था उसमें वैल्यू एडिशन कितना का हुआ है? मान के चलिए तेल मसाला वगैरह सब मिक्स करने के बाद कितना ऐड हुआ होगा, उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 5 रुपया रहा होगा। उसको आप आदमी आराम से 20 रुपया में खरीद रहा होता है कि नहीं। तो फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य, एक बहुत बड़ा ये होता है कि इसमें वैल्यू एडिशन होता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी में वैल्यू ऐड होता है, ठीक है ना। दूध कितने रुपए किलो मिल रहा है और उसी दूध को क्या करते हैं, बस इवेपोरेट करके उसको दूध पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं और दूध पाउडर की कीमत क्या होती है? बात समझ में आ रहा? ठीक। तो फूड प्रोसेसिंग का एक दूसरा उद्देश्य होता है वैल्यू एडिशन, ठीक ना, मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन करना, ठीक। तो दूसरा उद्देश्य लिख लीजिए वैल्यू एडिशन। मूल्यवर्धन। आप किसी भी उत्पाद का देख लीजिए ना, कच्चे आम का क्या प्राइस होगा और आम से बने हुए उस अचार का क्या प्राइस होगा, ठीक ना। आप किसी भी चीज में देख लीजिए, सिंपल एक बात बताइए, मछली फिश, फिश एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी है ना, उसका प्राइस देख लीजिए और उस फिश से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का, लोग फिश ऑयल वगैरह टैबलेट वगैरह लेते हैं ना, ये भी तो एक तरह का प्रोसेसिंग ही तो है, उसी मछली से ही तो वो तेल निकाल के वो टैबलेट बनाया गया है ना, जिसको आप लोग फोड़ के कुछ महिलाएं शायद चेहरे वेहरे पे भी लगाती हैं विटामिन ई के लिए, तो वो सब एक तरह से वो सब भी तो यही है ना, प्रोसेसिंग ही तो है। लेकिन उसमें देख लीजिए वैल्यू एडिशन कितना ज्यादा है, उसमें मूल्यवर्धन कितना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप चिप्स से समझ सकते हैं। तो पहला तो उद्देश्य है खाद्य पदार्थों की जीवन अवधि को बढ़ा देना, दूसरा उद्देश्य क्या है, वैल्यू एडिशन। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने बता रखा है शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पिछले किसी क्लास में ये बता रखा है कि भारत पर अंग्रेजों ने राज किया था, ठीक, और भारत मतलब इंग्लैंड में अभी एक साल में जितना खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है उतना खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ सड़ जाता है। आप लोगों को दिखाया था मैंने एफसीआई गोडाउन्स वगैरह की स्थिति, ठीक ना। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी क्या कि खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं। तो अगर फूड प्रोसेसिंग यदि हो पाएगा तो वो जो बर्बादी है वो कम हो जाएगी ना। टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन खराब हो गए ना, लेकिन क्या कीजिए उसी टमाटर का टोमेटो केचप बना दीजिए, अब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई ना। बात समझ में आ रहा। तो फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है खाद्य पदार्थों की जीवन अवधि को बढ़ाना। टमाटर के प्राइस का क्या प्राइस होता है और टोमेटो केचप का क्या प्राइस होता है, दोनों में अंतर होता है ना, काफी जंप होता है प्राइस में। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, इसका मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन के माध्यम से मूल्यवर्धन करना। ये 2 प्रमुख उद्देश्य हैं फूड प्रोसेसिंग के। आगे और देखेंगे और क्या क्या मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है। जरा देखते हैं कि भारत में फूड प्रोसेसिंग कैसे किन किन क्षेत्रों में होता है। तो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर्स वेयर फूड प्रोसेसिंग इज बीइंग डन, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिधर फूड प्रोसेसिंग होता है। क्षेत्र, खाद्य पदार्थों के कौन कौन से क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। भारत में यदि हम देखने की कोशिश करें तो फूड प्रोसेसिंग पहला जो क्षेत्र है वो क्या है, वो है फूड ग्रेन्स का, अनाज का, फूड ग्रेन्स का, अनाजों में प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलता है, अनाजों में फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या है, गेहूं एक रॉ फूड है, खेत से डायरेक्ट मिला है हमें गेहूं, क्या किया हमने उस गेहूं को प्रोसेस करके उससे दलिया प्राप्त कर लिया, एक तरह का फूड प्रोसेसिंग हुआ, ठीक ना, गेहूं से दलिया बन जाना, ठीक है। इनफैक्ट उस गेहूं से अगर आप मान के चलिए आटा बना के उससे बिस्किट बना दे रहे हैं, ये भी एक तरह का फूड प्रोसेसिंग ही तो हुआ, ठीक ना। आगे बताऊंगा प्रोसेसिंग के भी कई स्तर होते हैं।
दलिया बन जाना, उसी गेहूं से क्या किया मैंने, आटा बना के मान के चलिए बिस्किट बना दिया, उसी गेहूं से मैंने ब्रेड बना दिया। ये सारी चीजें क्या है, उसी गेहूं के का प्रोसेस्ड फॉर्म है ना, उसी का कुछ रूपांतरित फॉर्म है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसी के प्रोसेस्ड आइटम है। ठीक ना, आप लोगों ने सुना होगा बचपन में जब हम लोग छोटे थे तब बोला जाता था ना कि ये जो मोटे अनाज हैं जिनको हम लोग ज्वार बाजरा रागी मक्का इन सबको गरीबों का अनाज कहा जाता था। ठीक ना, आपने जरूर सुना होगा, इनको गरीबों का अनाज माना जाता था। सामान्यतः उच्च वर्ग जो है वो इनको खाना पसंद नहीं करते थे। आज देखिए इसी में थोड़ा सा प्रोसेस किया जा रहा है और फिर चमचमाती पन्नी में हम खरीद के लाते हैं कि नहीं ओट्स खा रहे हैं, सुबह सुबह उठे हैं ओट्स खा रहे हैं, वो भी कौन सा, मल्टीग्रेन ओट्स। ठीक ना, ये वही तो है, मोटे अनाज ही तो है, उन्हीं का तो बस प्रोसेस्ड फॉर्म है, थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया गया है और उसी को पैक करके हमें दिया जा रहा है। जाते हैं ना मॉल में खरीदने के लिए, दुकान में जाते हैं ना तो दुकानदार को बोलते हैं ना कि भैया मल्टीग्रेन बिस्किट दीजिए। वो मल्टीग्रेन बिस्किट क्या है, वही मोटे अनाज का प्रोसेस्ड फॉर्म है। बात समझ में आ रहा, तो ये अनाजों का प्रोसेसिंग, जैसे कि गेहूं से चूड़ा बना देना, पोहा बना देना, ये सब क्या है, उसी का प्रोसेस्ड फॉर्म है हमारे यहाँ। हाँ हाँ, प्रोसेसिंग अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम चर्चा करेंगे कितनी कौन कौन सी योजनाएं इस दिशा में चलाई जा रही हैं। उस टाइम बताऊंगा पीएम संपदा योजना क्या है, पीओपी बताऊंगा, सारा बताऊंगा। ठीक, तो बताऊंगा, नहीं प्रोसेसिंग का भी है उसमें लिंक, मैं बताऊंगा सारा। ठीक ना, तो पहला तो क्या हो रहा है, अनाजों, इस दिशा में क्या चल रही है, अनाजों, अनाजों का प्रोसेसिंग। दूसरा क्षेत्र जहां पर हो रहा है वो क्या है, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां। इसमें भी हमें देखने को मिलता है फूड प्रोसेसिंग। फलों में कैसे देखने को मिलता है, फलों में हमें देखने को मिलता है, मान के चलिए क्या है, वही आम लिया, आम का कुछ बना दिया, आम से बना हुआ कुछ, आम का अचार बना हुआ है, आम का कुछ और अलग तरह का जो है कुछ आइटम बना हुआ है। और भी बहुत सारे फल, जैसे कि मान के चलिए कोई फ्रूट लिया, उस फ्रूट का कुछ पल्प निकाल के कुछ प्यूरी टाइप का बना रखा है। ऐसे ही हम लोग जानते हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में खूब सारे, आप पोटैटो का वो आलू का जो चिप्स खा रहे हैं, उसके जो फ्राइज खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, वो सारे इसके प्रोसेस्ड फॉर्म ही तो है। बात समझ में आ रहा, टमाटर का जो प्यूरी, अरे प्यूरी एक प्यूरी फॉर्म में भी आता है कि सिंपली आप उसको खोल रहे हैं और सीधे सब्जी में डाल दे रहे हैं, वो टमाटर कटा हुआ काम कर रहा है। ये सारी चीजें क्या है, उसी वेजिटेबल का प्रोसेस्ड फॉर्म ही तो है। बात समझ में आया, तो फल एवं सब्जियां ये दूसरा सेक्टर है जिसमें हमें प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। तीसरे क्षेत्र की यदि हम बात करें तो तीसरा क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध एवं दूध से संबंधित उत्पाद, दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद। इस क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलता है भारत में फूड प्रोसेसिंग। इनफैक्ट आगे बताऊंगा, भारत में यदि सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में प्रोसेसिंग होता है तो वो इसी क्षेत्र में होता है, मिल्क का या डेयरी प्रोडक्ट का, बताऊंगा अभी आगे हम लोग देखेंगे भारत में। ठीक ना, तो जैसे दूध से मान के चलिए क्या बना दिया, दूध से पनीर बना दिया, दूध से दही भी एक तरह का प्राइमरी प्रोसेसिंग ही है। क्यों, क्योंकि उसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है ना, तो एक तरह का वो भी प्राइमरी प्रोसेसिंग ही है। दूध के मान के चलिए जो अलग अलग तरह विभिन्न प्रकार की जो मिठाइयां बनती हैं वो भी एक तरह का प्रोसेसिंग ही है। ठीक ना, यदि हम और थोड़े से ज्यादा प्रोसेसिंग सेकेंडरी टर्शियरी लेवल के प्रोसेसिंग की बात करें तो मिल्क का मान के चलिए आप क्या बना दे रहे हैं, आइसक्रीम बना दे रहे हैं, मिल्क से आप मिल्क पाउडर बना दे रहे हैं, मिल्क का अलग कुछ तरह का उसमें आप कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐड करके उसका कुछ आप शेक टाइप का बना दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसी से संबंधित है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तीसरा क्षेत्र है जिसके संदर्भ में हमें क्या देखने को मिलता है, फूड प्रोसेसिंग देखने को मिलता है। यदि हम चौथे क्षेत्र की बात करें तो द फोर्थ सेक्टर विल बी फिशरीज, एग्स, मीट एटसेट्रा। ठीक, फिशरीज, मीट, एग्स,
ये चौथा क्षेत्र है जिससे संबंधित हमें भारत में खाद्य प्रसंस्करण देखने को मिलता है। इसको यदि आप ऐसे लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं मत्स्य अंडे मांस आदि। मत्स्य अंडे मांस आदि ये चौथा क्षेत्र है जिसके संदर्भ में या जिससे संबंधित हमें प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, हमें प्रसंस्करण देखने को मिलता है। जैसे कि अभी जस्ट एग्जांपल दिया था, जैसे कि मछली से मान के चलिए क्या बना दिया, मछली से मान के चलिए क्या किया, वो फिश ऑयल के टैबलेट्स बना दिए, ठीक ना, मछली का तेल निकाल दिया। ये सारी चीजें क्या है, ये प्रसंस्करण ही तो है। आजकल तो आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज हैं जो रेडी टू कुक या रेडी टू ईट कुछ इस तरह के उत्पाद बनाती है, इस तरह के कुछ उत्पाद बनाती है फिशरीज से संबंधित कि क्या कीजिए, वो बिल्कुल पैकेज्ड फॉर्म में है, बिल्कुल फ्रोजन फॉर्म में है, बस उसको निकालिए, उसको थोड़ा सा सेकिए और खाने के लिए वो रेडी है, ठीक ना। आजकल ऐसे मीट के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप लोगों ने सुना होगा लूसियस, भारत में धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है कंपनी लूसियस, ठीक। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, फिशरीज एग या मीट से संबंधित प्रोडक्ट को एकदम प्रोसेस करके, जैसे कि मान के चलिए उसको लैब वगैरह में क्या करते हैं, उसमें जो भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं उनको किल कर दिया जाता है और उनको बस एकदम रेडी टू ईट बनाए हुए हैं, क्या कि बस आप लीजिए उसको ओवन में 5 मिनट के लिए रखिए और बाहर निकालिए और खाने के लिए तैयार हो गया है। तो इस तरह के उत्पाद बन रहे हैं। उतना छोड़िए, एक बात बताइए, एग का तो यूज आप लोग जानते ही होंगे, जो मेयोनीज खा के आते हैं, कईयों को तो यही शौक लगा कि सर ऐसा क्या, हाँ मेयोनीज में भी यॉक मिला होता है, ठीक ना। अब आप लोग इससे पहले क्या किया, अपन में ये सोचे कि कोई नहीं सर, हम तो जिसके यहाँ से खाते हैं वो वाला सर नहीं यूज करता होगा। तो एक बात बताइए, ये जो ठेला वाला जो बेच रहा होता है, जो 20 रुपए में आपको जो है वो 6 मोमोज दे रहा होता है, आपको लग रहा है उसके पास इतना मार्जिन होता है कि वो आपके लिए एकदम वेज जो है वो मेयोनीज लेके आएगा? तो देख लीजिएगा मेयोनीज वगैरह में भी यूज होता है एग वगैरह का। तो एक बात बताइए, ये सब उसका प्रोसेस्ड फॉर्म ही तो है। अगर मेयोनीज बनाने में एग यूज हो रहा है तो उसके स्वरूप में कुछ ना कुछ तो रूपांतरण हो रहा है ना। बात समझ में आया? तो ये चौथा क्षेत्र है जिसके संदर्भ में हमें भारत में प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, खाद्य प्रसंस्करण देखने को मिलता है। एक चौथा क्षेत्र समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं जरा पांचवें क्षेत्र की तरफ। ये पांचवा क्षेत्र क्या है? ये पांचवा क्षेत्र है बेवरेजेस। यानी कि पेय पदार्थ से संबंधित, पेय पदार्थ से संबंधित। इस पेय पदार्थ के संदर्भ में भी हमें प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, बेवरेजेस के संदर्भ में भी प्रोसेसिंग देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, आप जो वाला सोच रहे हैं ना वो भी इसी का उदाहरण है कि सर वो जो आता है सर वो भी तो गेहूं जौ वगैरह का ही बना रहता है या फिर महुआ का बना होगा। हाँ वो भी एक तरह से आप मान सकते हैं प्रोसेसिंग, बिल्कुल वो भी इसका उदाहरण है। इसके अलावा आप बाकी जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में भी ये देख लीजिए, जैसे कि मान के चलिए वो सब आते हैं ना, अरे जो ये रियल फ्रूट जूस वगैरह टाइप का जो बनाते हैं, उन सब में भी तो एक बात बताइए, अगर वो ऑरेंज का टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं ड्राइड ऑरेंजेस, कुछ ना कुछ तो ऑरेंज का फ्लेवर मिक्स किया गया है ना, ठीक ना। कुछ केमिकली क्रिएटेड भी होते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक यदि इनका अगर डायरेक्ट अगर कुछ लिंक है उन खाद्य पदार्थों से तो हम उन बेवरेजेस को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पांचवा क्षेत्र है बेवरेजेस का, पेय पदार्थ जिनके संदर्भ में हमें भारत में प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। यहां तक समझ में आया? ये 5 क्षेत्र, मतलब बस एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। आप आंसर लिख रहे हो तो आप अलग से दिखा सकें कि भारत में किन किन क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण देखने को मिलता है। तो पहला हो गया फूड ग्रेन्स, दूसरा हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तीसरा हो गया मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, चौथा हो गया फिशरीज एग मीट एटसेट्रा, और पांचवा हो गया बेवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ के संदर्भ में। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके संदर्भ में हमें खाद्य प्रसंस्करण देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है? अब जरा हम बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं कि भारत में स्थिति क्या है, स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। स्टेटस स्थिति, भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति क्या है। आपके लिए बहुत आसान बना दिया है, आसान बना दिया है। भारत खाद्य प्रसंस्कृत या फिर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन
यानी कि निर्यात का मतलब होता है अपने देश से बाहर बेचना, यानी कि एक्सपोर्ट। और तीसरा उपभोग, यानी कि कंजम्पशन। इन तीनों में ही विश्व में 5वें स्थान पर है। याद रखना आसान हो गया कि भारत जो है वो इन तीनों में 5वें स्थान पर है। यानी कि खाद्य, देखिए ये मैं प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहा हूं, मैं खाद्य पदार्थों के उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहा हूं कि टोटल प्रोसेस्ड फूड का प्रोडक्शन अलग अलग देशों में जो होता है ना, उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो अलग अलग देशों में जितना फूड प्रोसेस्ड होता है ना, प्रोसेस्ड फूड के प्रोडक्शन में भारत 5वें स्थान पर है, निर्यात में यानी कि भारत से बाहर बेचने में भी 5वें स्थान पर है, और उपभोग यानी कि कंजम्पशन में भी 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये स्टेटस 555 555 टिकिया पहले आती थी ना, उसके बेसिस पर आप याद रख सकते हैं। ठीक, आपको आंसर स्टार्ट करने में, उन सब में लिखने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, the government is considering the food processing sector as a sunrise sector। सरकार जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एक सनराइज सेक्टर मान रही है। सनराइज सेक्टर किसको कहते हैं? सनराइज सेक्टर उस क्षेत्र को कहते हैं जो अभी है बहुत छोटा, लेकिन उसमें ग्रोथ की व्यापक संभावना, इस क्षेत्र को कहा जाता है सनराइज सेक्टर। तो भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा जा रहा है। सनराइज सेक्टर, अब इसको हिंदी में सूर्योदय क्षेत्र नहीं लिखिएगा, फिर वो सेंस नहीं आएगा, टेक्निकल टर्म है, इसको ऐसे ही लिखिएगा सनराइज सेक्टर, सनराइज क्षेत्र। ठीक है, सनराइज सेक्टर का मतलब समझ में आया? यानी कि जो क्षेत्र अभी है बहुत लघु, लेकिन उसमें व्यापक ग्रोथ की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है सनराइज सेक्टर, जरा उसको आंकड़ों से समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप लोगों को, जब मैं एग्रीकल्चर मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने दिखाया था ना कि पिछले लगभग 3-4 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कितना रहा है, लगभग 3-3.5% के आसपास। मैंने पूरा मैप चार्ट दिखाया था ना। वही इसी एग्रीकल्चर से ही संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रोथ जो है वो प्रति वर्ष पिछले कई सालों में तो 10% के आसपास रहा है, लेकिन आज इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की भी यदि हम माने तो लगभग 8% ग्रोथ रेट रहा है। यानी कि एग्रीकल्चर जिस गति से बढ़ रहा है उससे लगभग 2 गुने से ज्यादा तेजी से कौन सा क्षेत्र बढ़ रहा है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसीलिए इसको बोला जा रहा है सनराइज सेक्टर। इतनी तेजी से बढ़ने की इसके अंदर क्षमता है। दिखाता हूं आंकड़ों को। ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे, लोग सारे डेटा जो है वो ऑफिशियल सोर्सेज से ही देखते हैं। ठीक ना, ये देखिए एग्रीकल्चर, फूड एंड मैनेजमेंट, खुल गया चैप्टर। इसमें हमें खोजना है फूड प्रोसेसिंग। अच्छा ये देख लीजिए, पहले आपको बताया ना कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है वो पिछले कई सालों में लगभग, ये देखिए पिछले एवरेज क्या रहा है, लगभग वही 3-3.5% के आसपास। ठीक ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखते हैं हम फूड प्रोसेसिंग। आएगा आएगा। क्या गया? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, नाम के आगे ही लिखा हुआ है द सनराइज सेक्टर। दिख रहा? अब ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये दिख रहा, द सनराइज सेक्टर। जरा देखिए क्या बता रहा है ये।
ये देखिए क्या बता रहा है, ये बोल रहा है ड्यूरिंग, यहां से देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 8.3% पर एनम। यानी कि पिछले 5 साल में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट कितनी तेज रही है, 8.3% पर एनम। ठीक ना, ये दिख रहा, ठीक। तो ये क्या दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रोथ जो है वो लगभग डबल है। वो जो मैं बता रहा था ना कि पिछले, ये तो लेटेस्ट वाला है ना, इससे पिछले वाले यदि सर्वे में यदि हम जाएं तो जरा देखिए उसमें क्या हाल दिखा रहा है, उसमें तो और ज्यादा दिखा रहा होगा। तो आप 8.3, अगर इस साल वाले सर्वे को अगर आपको कोट करना है तो उसके हिसाब से आप 8.3 भी दिखा सकते हैं। यदि इससे पिछले वाले प्रीवियस सर्वे को यदि आप कोट करना चाहें तो उसमें आप ये भी दिखा सकते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ है। दोनों पॉइंट सही होंगे, दोनों पॉइंट गलत नहीं होंगे। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का नाम मेंशन करके अगर आप कोट करते हैं तो कोई नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि आप दोनों जगह बातें सही होंगी आपकी, आप डेटा को कोट कर रहे हैं ना। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इसमें ऊपर निकल गया क्या, ये आ गया ना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ये देखिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आ गया। ये देखिए क्या दिख रहा, 11.8%, वही लाइन है। इन लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा ना। ठीक, अब समझ में आया क्यों इसको सनराइज सेक्टर कहा जा रहा है, क्यों इनको जो है वो सनराइज, मतलब अभी बहुत छोटे हैं लेकिन बाद में इनमें बहुत तेज ग्रोथ की संभावना है। ठीक, इसी कारण से इसको सनराइज सेक्टर कहा जाता है। दोनों में से कोई भी इकोनॉमिक सर्वे आप कोट करके लिख सकते हैं। अगर आप पिछले वाले यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 21-22 को कोट करेंगे तो आप, अगर 11 याद नहीं रहे ना, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ, तब भी तो सही है ना पॉइंट। ठीक, तो स्थिति समझ में आई। आगे देखते हैं, अभी और चीजें बात करेंगे, वापस आते हैं। सनराइज सेक्टर क्यों कहा जा रहा है जरा वो भी समझिए। भारत में वर्तमान में जितना भी खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें से मात्र 2% खाद्य पदार्थ प्रोसेस होते हैं, 2% प्रोसेस होते हैं। टोटल जितना भी खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण होता है ना, उसमें से मात्र 2% जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं। लेकिन यही जो 2% खाद्य पदार्थ प्रसंस्कृत हो रहे हैं ना, ये टोटल भारत में जितना भी खाद्य पदार्थ से संबंधित टोटल जो मूल्य होता है ना, उसमें 32% का योगदान करते हैं। ये लाइन नहीं समझ में आई होगी, ऊपर से निकल गई, पता है मुझे, पता है, बात को समझिए। बता रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, जरा बात को समझिए उदाहरण से। मैं बोल रहा हूं कि भारत में 100 केजी यदि टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, फूड ग्रेन्स नहीं मतलब टोटल खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन हुआ है 100 केजी, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका मात्र टोटल जितना होता है उसका मात्र 2% ही प्रोसेस होता है, यानी कि 2% प्रोसेस हो रहा है, यानी कि मात्र 2 केजी फूड प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग होता है। ये पहला लाइन तो समझ में आया। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, इस 100 केजी का टोटल फाइनल वैल्यू क्या होगा, टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी प्रोसेसिंग हुआ है, सबका फाइनल वैल्यू यदि मैं निकालूं, मैं ऑन एन एवरेज बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान के चलिए 100 केजी का कीमत पड़ रहा है 1000 रुपया, 10 रुपया पर केजी, ऑन एन एवरेज बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक ना। लेकिन बस जो 2 केजी जो प्रोसेस हुआ था ना, यदि हम इनका प्राइस यदि देखें इस 1000 में कितना है, तो दैट इज 320 रुपीज। बात समझ में आया। अब मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं उतने के बराबर है जो प्रोसेसिंग हुआ है ना, उसकी वैल्यू यही तो है ना। अभी एग्जांपल देके बताया कि वही आलू 50 पैसे 1 रुपए का आलू प्रोसेस हो गया, 20 रुपए किलो बिक रहा है, मतलब 20 रुपए पर पैकेट में बिक रहा है। बात समझ में आया। तो प्रोसेसिंग होने के कारण वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। 2% टोटल जितना भारत में खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो रहा है ना है, लेकिन है प्रोसेस्ड नॉन प्रोसेस्ड सब, इन सब के फाइनल प्राइस को यदि हम देखें ना, तो इसमें मात्र ये जो 2% प्रोसेस हुआ था ना, ये 32% प्राइस में कंट्रीब्यूट कर रहा है।
अब समझ में आया क्यों इतना बड़ा क्षेत्र है और क्यों गवर्नमेंट जो है वो इसको सनराइज सेक्टर बोल रही है और क्यों इसमें ग्रोथ की इतनी ज्यादा संभावना है। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक, तो दो तीन बातें याद रखिए। पहला तो 5वें नंबर पर, दूसरा क्या है आपको रखना याद, अच्छा वो वाला पॉइंट लिखवाया नहीं, दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा क्या कि पिछले 5 साल में यदि इस साल की इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो लगभग % प्लस ग्रोथ रेट रहा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का, जो एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट से 2 गुने से ज्यादा है। ठीक, कृषि के ग्रोथ रेट के 2 गुने से ज्यादा है। तीसरा क्या है कि भारत में मात्र 2% खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण हो रहा है, लेकिन कुल खाद्य पदार्थों के मूल्य में ये 32% का योगदान करते हैं, जो अपने आप में क्या दिखाता है कि भारत में इस क्षेत्र में खूब संभावनाएं हैं और आगे भी ग्रोथ की व्यापक संभावनाएं हैं। यदि हम CII की बात करें, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक ना, कि यदि हम बात करें तो अगले 10 साल में, केवल अगले 10 साल में, CII एक संस्थान है भारत में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, यदि हम इसकी बात करें तो इसके अनुमान के अनुसार इन नेक्स्ट 10 इयर्स, अगले 10 सालों में भारत में केवल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में $33 बिलियन के निवेश की आवश्यकता है। 33 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, यानी कि व्यापक संभावना है इस क्षेत्र में खूब सारा पैसा बाहर से आ सकता है। ठीक ना, बहुत सारा पैसा बाहर से आने की इसमें संभावना है। यदि आप देखें तो पिछले कुछ सालों में इसमें FDI भी बढ़ा है इस क्षेत्र में। वर्तमान में FDI प्राप्तकर्ता में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर लगभग 13वें पायदान पर आ गया है, 13th पोजीशन पर आया हुआ है। FDI का मतलब होता है, आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशों से जो पैसा भारत के उद्योगों में आकर लगता है ना, अभी बस इतना समझ लीजिए मोटा मोटी, उसको हम FDI कहते हैं। तो वर्तमान में जो भारत में पैसा आ रहा है ना विदेशों से, तो उसमें 13वें नंबर पर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। 13वें नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा जो है ना बाहर से आता है इस क्षेत्र में। ठीक ना, ये क्या दिखा रहा है, ये सारी चीजें, ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं, ये आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक ना, 2%, 32% प्राइस हाई। 5वें नंबर पर है तो तीसरे चौथे पहले पर आने की संभावना है। ठीक ना, इतना ज्यादा पैसा आने की उम्मीद जताई जा रही है, इतना ज्यादा पैसा, तो मतलब इसमें भी ग्रोथ की व्यापक संभावनाएं हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से ये बात समझ में आई। ठीक ना, इन आंकड़ों के माध्यम से ये बात समझ में आई। तो जब ये समझ में आ गई तो जरा हम देखते हैं क्या कि आखिर नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है, ठीक ना, आवश्यकता क्या है, क्यों फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है, आवश्यकता या फायदे। आप बातों को बदल के दोनों में इस आंसर को, मतलब इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया हो कि इसके फायदे क्या हैं, या फिर अगर आपसे ये पूछ ले क्या कि आवश्यकता क्या है, तो आप अपने बातों को बस थोड़ा सा मोल्ड कीजिए और दोनों का आंसर लगभग सेम जैसा होगा। आवश्यकता क्या क्या है, सबसे पहला आवश्यकता के रूप में लिखिए कि हमारे यहाँ जो बर्बादी होती है उसको रोकना, बर्बादी को रोकने में टू रिड्यूस वेस्ट। आपको बताया ना भारत में कितना सारा अनाज जो है हर साल खराब हो जाता है। एक बात बताइए, कोई भी जो उत्पादन होता है किसी भी फूड ग्रेन का, किसी भी कमोडिटी का उत्पादन होता है, वो किस लिए होता है कि वो किसी के पेट में पहुंचे, इसीलिए तो उत्पादन होता है ना। लेकिन यदि वो नहीं पहुंच रहा है तो ये अपने आप में क्या है, वो पूरा जो मेहनत है उसके पीछे, जो मतलब एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल कांटेक्ट है। अरे जो भी उत्पादन कर रहा होता है वो तो अपने फसल से प्यार कर रहा होता है ना, वो तो उसको अपने बच्चे की तरह संवार रहा होता है ताकि वो बढ़े। बात समझ में आया। लेकिन वो किसी के यदि पेट में नहीं पहुंच पा रहा है, वो कहीं बीच में सड़ जा रहा है, तो ये अन्न देवता का अपमान एंड ऑल दैट, वो तो धार्मिक नोशन है ही इसके संदर्भ में। लेकिन उस देश में जहां पर आज भी भुखमरी एक समस्या है, आपको पता है ना, आज भी भुखमरी एक समस्या है। हमारा रैंक क्या आया था अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 107वां पायदान पर थे हम लोग। ठीक ना, खूब हो हंगामा हुआ था। ठीक ना, कि अरे हमें पाकिस्तान से नीचे दिखा दिया, हमें श्रीलंका से नीचे दिखा दिया। चलिए वो कंट्रोवर्सीज अपनी जगह है, मैं मानता हूं क्या कि हाँ हो सकता है उसमें कुछ हो, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल उसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये जानबूझकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है एंड ऑल दैट। चलिए मैं उन सारी बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी क्या हम ये बोल सकते हैं कि भारत में भुखमरी समाप्त हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। ठीक ना,
ऐसा थोड़ी है क्या कि हमारा पायदान एकदम 1 पर आना चाहिए था और वो 2 पर दिखा दिया। अरे 107 से घटा लो, 50 दिखाओ, तब भी तो भुखमरी है ना। तो उस देश में जहां पर भुखमरी आज भी व्याप्त है, जहां आज भी सभी लोग जो है वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, वहां पर फसल की बर्बादी होना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है, क्या करता है? फूड प्रोसेसिंग इस बर्बादी को रोकता है। पहला उद्देश्य समझ में आया। दूसरे उद्देश्य की यदि हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य है कि यह महंगाई को भी नियंत्रित करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इट कर्ब्स इन्फ्लेशन, महंगाई नियंत्रण, नियंत्रण लिख लीजिएगा इसके आगे। इट कर्ब्स इन्फ्लेशन, कर्ब्स इन्फ्लेशन। यहां तक बात समझ में आई? कैसे होता है? डिमांड सप्लाई सारा समझा चुका हूं मैं, ठीक ना। टमाटर के प्राइस आपके क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि शायद टमाटर का सप्लाई मार्केट में कम हो, इस कारण से टमाटर, अरे डिमांड सप्लाई महंगाई पूरा समझा चुका हूं, ठीक ना, कि डिमांड उतनी ही है, सप्लाई अचानक से घट गया तो प्रोडक्ट की कीमत आसमान छूने लग जाएगी। 10 केजी टमाटर आता था, 10 केजी खरीदने वाले थे लोग, अचानक से क्या हुआ, मार्केट में 5 केजी ही टमाटर आ रहा है, खरीदने वाले 10 केजी। तो सिंपल सी बात है, जो सेलर होगा वो बोलेगा क्या कि ऐसा है भैया, पहले 20 रुपए में बेचते थे, अब 30 में बेचेंगे, खरीदना है तो खरीदिए, कीमत बढ़ती जा रही है, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए क्या कारण है, यदि इस सप्लाई द्वारा जो आधारित, सप्लाई पर आधारित या सप्लाई ड्रिवन जो महंगाई है, यदि इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो महंगाई भी नियंत्रित होगी ना। अब जरा उसी टमाटर वाले एग्जांपल से सोच के देखिए कि टमाटर की सप्लाई कम हो गई है, लेकिन कहीं से प्रोसेस्ड टोमेटो प्यूरी का सप्लाई आ जाए, क्यों? क्योंकि टमाटर तुरंत खराब हो जाएगा, लेकिन ये प्यूरी जो है ये आराम से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक पैक्ड रह सकता है। अब जरा सोच के देखिए, यदि उस मार्केट में टोमेटो प्यूरी की सप्लाई आ जाए तो उस टमाटर का कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव आ गया ना। तो उस टमाटर की कीमत जितनी बढ़नी चाहिए थी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्या कि बिल्कुल ही महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो नियंत्रण आएगा ना। बात समझ में आ रहा? तो महंगाई नियंत्रण में भी फूड प्रोसेसिंग हेल्प करता है। बात समझ में आया? अब जरा सोच के देखिए ना, जिन क्षेत्रों में मान के चलिए दूध पहले जो है वो रॉ मिल्क जाता था और रॉ मिल्क का लोग जो है वो कंजम्पशन करते थे, उपभोग करते थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ है, उस क्षेत्र में किसी भी कारण से दूध की सप्लाई कम हो गई है या रुक गई है या बाधित हो रही है, ठीक ना। किसी भी कारण से क्या हो रहा है, दूध की सप्लाई कम हो गई है या बाधित हो रही है। अब जरा सोच के देखिए, ऐसे में उस क्षेत्र में यदि मिल्क पाउडर की सप्लाई बढ़ जाती है तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि दूध की महंगाई जितनी बढ़नी थी उससे थोड़ी कम रह जाएगी? कुछ लोग तो मिल्क पाउडर से काम चला लेंगे ना, अरे विकल्प तो मिल गया ना, पहले तो विकल्प ही नहीं था। बात समझ में आ रहा? तो वही दूध जो पहले 30-40 रुपए में आप ले सकते थे, 30-40 रुपए में आप खरीदते थे, आपको 70-80-90-100-150 रुपए, अरे याद है ना जब डेंगू फैला था उधर, इधर दिल्ली साइड में, तो देखा था ना बकरी के दूध की कीमत क्या थी, आसमान छू रही थी ना। हाँ, 700 रुपए लीटर, 800 रुपए लीटर, मांगी कीमत पर लोग खरीद रहे थे। तो यही बातें हैं। दूसरा क्या है पॉइंट, यही है क्या कि फूड प्रोसेसिंग क्या करता है, महंगाई को नियंत्रित करता है, इट कर्ब्स इन्फ्लेशन। दूसरा पॉइंट समझ में आया? यदि तीसरे पॉइंट की हम यदि बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यह रोजगार प्रदान करता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं इस बारे में, क्या कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण क्या है, हमारे यहाँ आज भी कृषि पर निर्भरता अधिक है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यदि इसी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, यदि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, तो ग्रामीण आबादी जो अत्यधिक जो है वो कृषि पर निर्भर है, वो इस क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में नए रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं, नए अवसर क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी की समस्या या बेरोजगारी की जो समस्या है, उस समस्या का निदान हो सकता है। यदि आप चाहें तो इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप ऐड कर सकते हैं कि इट हेल्प्स इन कर्बिंग माइग्रेशन एज वेल। इसके कारण क्या होगा, प्रवासन भी रुकेगा।
कैसे रुकेगा प्रवासन? आपको पता होगा ना कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर लोगों का जो प्रवासन देखने को मिलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार की तलाश में जो है वो प्रवासित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं। ठीक ना, भारत में प्रवास के पीछे बहुत बड़ा कारण है। ठीक, किसी और चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, प्रवासन हम लोग पढ़ेंगे जब सोशल इश्यूज वगैरह पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन अभी बात बस आप इतना समझ लीजिए कि हाँ, भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर लोगों का प्रवास देखने को मिलता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार की तलाश में। अब जरा सोच के देखिए, यदि ऐसे में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ता है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, नए नए उद्योग लगते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको नहीं लग रहा है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे? वो जो आबादी जो माइग्रेट हो रही है शहरों की ओर केवल रोजगार की तलाश में, उनको कम से कम गांव में ही रिटेन किया जा सकेगा, उनको गांव में ही रोका जा सकेगा। ठीक ना, तो इससे दोनों संभावनाएं हैं। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको दो अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं कि रोजगार भी बढ़ेगा और साथ साथ प्रवासन यानी कि माइग्रेशन भी कम होगा। यदि आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट ही बना के लिख सकते हैं। ठीक ना, कि प्रवासन, रोजगार बढ़ने के कारण कैसे प्रवासन कम होगा। ये पॉइंट समझ में आया, कैसे इसके कारण रोजगार बढ़ेंगे और कैसे इसके कारण महंगाई घटेगी। अगला पॉइंट यदि आप लिखना चाहें तो चौथी आवश्यकता के रूप में आप लिख सकते हैं, इसके कारण क्या होगा? माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण में कमी आएगी, कुपोषण में कमी, माल न्यूट्रिशन रिडक्शन, कुपोषण में कमी। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा उपकरण है कुपोषण को दूर करने का। आप लोगों ने बचपन से ऐड सुना होगा खूब, क्या कि नमक कौन सा वाला लेना चाहिए? आयोडाइज्ड नमक। ठीक ना, आयोडीन जिसमें मिला हो, आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होगा? दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और वो जो गले में क्या हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण, घेगा जो रोग हो जाता है ना, ग्वाइटर जिसको कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। अब जरा ये सोच के मुझे बताइए, क्या नमक प्राकृतिक रूप से उसमें आयोडीन थोड़ी रहता है? जो नमक हमें मिलता है समुद्र के माध्यम से या जैसे भी मिलता है, उसमें प्राकृतिक रूप से तो आयोडीन नहीं रहता है। अब उस नमक में यदि आयोडीन डाला जा रहा है तो ये एक तरह का फूड प्रोसेसिंग ही तो हुआ, उस खाद्य पदार्थ में एक तरह का प्रोसेसिंग ही तो हुआ। तो अब जो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इसके कारण आपको नहीं लग रहा है कि वो घेघे की समस्या या बाकी तरह के माल न्यूट्रिशन की समस्या को दूर किया जा रहा है? तो ये माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को दूर करने में भी एक बहुत अच्छा कारक है, अच्छा योगदान करता है। ठीक ना, आप लोगों में से जिन लोगों को इस टर्म में कंफ्यूजन होगा ना, मैं बता दूं कि कुपोषण का मतलब केवल शरीर में वेट का कम होना ही नहीं होता है, जरूरत से ज्यादा वेट होना भी कुपोषण का एक आधार होता है। ठीक ना, जरूरत से ज्यादा वेट का होना भी कुपोषण का आधार होता है। तो जितने मोटे मोटे लोग जो हैं, वो जो टहल रहे हैं और जो जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के, वो सब भी कुपोषित हैं। कुपोषित होने का केवल ये मतलब नहीं होता है क्या कि आपके शरीर में वजन कम है या मांस कम है। दिखाता हूं, कहाँ गया? WHO आ गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो जानते ही होंगे। ठीक, WHO की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल वेबसाइट। जरा यहाँ पर गौर कीजिए, कुछ अच्छी चीजें सिखाने जा रहा हूं जो आज तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखिए, माल न्यूट्रिशन, WHO का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल हम रहे हैं, शब्द किन्हीं और के हैं। ठीक, तो यहाँ गौर कीजिए, माल न्यूट्रिशन फिर डिफाइन कर रहा है,
माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी, और दूसरा क्या है, एक्सेस, यानी कि जरूरत से ज्यादा भी होना, वो भी माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, ठीक ना। ये देखिए, और इम्बैलेंसेस इन पर्संस इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, इम्बैलेंस, ठीक। इसके दो कैटेगरी होते हैं, टू ब्रॉड कैटेगरी, कौन कौन सा, एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा होगा ओवर न्यूट्रिशन, ठीक ना, एंड द अदर इज ओवरवेट। तो माल न्यूट्रिशन का केवल ये मतलब नहीं होता है क्या कि शरीर का दुबला हो जाना, वो जो हम लोग इमेजेस वगैरह में देखते हैं ना, भूखमरी एंड ऑल दैट, भूख से पीड़ित, तो केवल वही नहीं होता है, ओवरवेट भी जो है वो माल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक ना, मतलब एक प्रकार है, देख रहा ना, टू टाइप्स, ठीक। यदि अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन के फिर चार अलग एग्जांपल होते हैं, स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है, अंडरवेट होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, ठीक ना। यहाँ पर गौर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन पर कई क्वेश्चन आते रहते हैं कि स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक ना। ये देखिए, स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, अंडरवेट क्या है और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या है, ये चार टर्म है, चारों में अंतर होता है। स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट का कम रह जाना एज की तुलना में, बौनापन, स्टंट, ठीक ना, ये भी एक तरह का